नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये पहली क्लास है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर और 3 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 3 प्रश्नों से हम लगभग 15 से 20 प्रश्न कवर करेंगे। न केवल इन प्रश्नों को देखेंगे बल्कि इनके साथ में कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज ये पहली क्लास है, अगर आपको क्लासेस सही लगेगी तो आपको कमेंट करके बताना है, वरना हम इस क्लास को बंद कर देंगे, यानी इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। क्योंकि आपका भी तो यहाँ पर रिएक्शन सही होना चाहिए ना, आपको भी तो सही लगना चाहिए कि क्लास लेना है या नहीं लेना। आपकी मर्जी नहीं है तो क्लास को नहीं रखेंगे, आपकी मर्जी रहेगी तो हम डेली इस क्लास को शुरू करेंगे। देखिए 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं संभावित बात करने वाला हूं और मैनेजमेंट को हम इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही कंप्लीट कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे और पूरे प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। इस बात से चिंता मुक्त हो जाइए कि हमें समझ में आएगा या नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ते चलना है, ध्यान से देखते चलना है। जब अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में एक पेपर होता है इथिक्स, नीति शास्त्र, और एमपीपीएससी के नीति शास्त्र में आप इसे अभिप्रेरणा को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जिन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी कर रखी होगी उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी, जिन्हें नहीं है उन्हें चिंतित होना नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे। अभिप्रेरणा में हम लगभग 10 से 12 ऐसे विद्वान हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इससे संबंधित सिद्धांत दिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बस हम उन सिद्धांतों से संबंधित व्यक्तियों के नाम हमें ध्यान रखना है, उन्होंने क्या दिया, उससे संबंधित प्रश्न थोड़ा से उलझाने वाले आएंगे, लेकिन हमें समझना है। मैनेजमेंट को रटना नहीं है, मैनेजमेंट को समझना है। अगर आप इसकी बारीकियों को समझ गए ना तो याद रखना मैनेजमेंट बड़ा सरल है, वरना बहुत कठिन भी है। तो समझिए, पहला प्रश्न है अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मैस्लो। एक व्यक्ति हुए अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया, आवश्यकता सोपान सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, एक पिरामिड को देखिए, इस तरीके से पिरामिड रहता है, इसमें इन्होंने 5 बातों को कहा, 1 2 3 4 5, और यहीं से प्रश्न बनता है। ये जो 5 बातें बताई, ये बताई थी मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने क्या कहा आवश्यकता का सोपान सिद्धांत में? इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन 5 बातों को बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्ति की सबसे निम्न आवश्यकता होती है भौतिक आवश्यकता है। जैसे कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सबसे छोटी आवश्यकता क्या है? सर हमें पटवारी की जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के साथ हमारी रोटी कपड़ा मकान, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कंप्लीट हो जाए। जॉब आपको मिल गई तो पहली आवश्यकता आपकी पूरी हो गई, भौतिक आवश्यकता। अब जब जॉब मिल जाती है ना तो हमारे दिमाग में कुछ टेंशन होती है, यार मेरी जॉब लग गई तो क्या ये स्थायी रहेगी या परमानेंट रहेगी, सिक्योरिटी क्या है, इसके साथ ही मुझे पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दूसरी आवश्यकता ये हो गई। जब दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता ये रहती है कि यार अब हम तो बन गए पटवारी साहब। अब पटवारी बनने के बाद समाज में क्या हमारी इज्जत लोग करेंगे या नहीं? आप चाहेंगे कि घर में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो हमसे एक ना एक बार पूछा जाए, हमसे उसके बारे में सलाह ली जाए। समाज में कोई कार्य हो रहा है, हमारे रिश्ते नातों में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें हमें प्राथमिकता दी जाए, हमारे जो संबंध है उन संबंधों को स्थापित किया जाए और हमसे सलाह मांगी जाए। ये महत्वाकांक्षा होती है। इसके ऊपर जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब आपने देखा कि यार हम जॉब भी लग गए, हमारे जॉब भी परमानेंट हो गई, उसके साथ ही हमें समाज में एक अच्छा, जो हमारा सामाजिक बात कर सकते हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि जो समाज में जो हमारा लेवल है वो भी अच्छा हो गया। तो अब क्या आपके मन में आएगा कि हमारे पास कुछ पावर होनी चाहिए, कुछ शक्तियां होनी चाहिए, हमारी पदोन्नति होनी चाहिए। और जब ये सब चीजें मिल जाती है तो ये सब चीजें मिलने के बाद हमारे मन में वैराग्य वाला भाव आता है, स्वयं की प्राप्ति वाला भाव आता है, और फिर हमारे लगता है कि यार पहले सोचा था पूरी जिंदगी निकाल दी हमने, तो पहले सोचा था कि काश ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। हो सकता है कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि यार हमें तो हारमोनियम सीखना था और हारमोनियम सीखने की एक लालसा थी, फिर हमारा पटवारी में सिलेक्शन हो गया तो कुछ टाइम पढ़ाई के लिए उन चीजों को त्याग दिया, फिर सिलेक्शन लेने के बाद जॉब करने लगे, फिर परिवार हो गया, फिर रिश्ते नाते हो गए और पता नहीं चला पूरी जिंदगी निकल गई। उसके बाद जब जिंदगी के अंतिम चरण चलता है फिर लगता है कि यार अब तो सब कुछ कर दिया, अब क्या करें? तो अब स्वयं की प्राप्ति, यानी अब उन सपनों को साकार करना है जो हमने
उस अवस्था में देखा था जब हमारे पास पूर्ण संसाधन नहीं थे। इसी को आवश्यकता सोपान सिद्धांत कहते हैं। तो मेस्लो ने कहा कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की अगर पूर्ति हो जाती है तो वो व्यक्ति फिर उस चीज को नगण्य समझता है। आप सभी ने देखा होगा, आपने कुछ बुजुर्गों की बातों को सुना होगा कि यार बस अब तो जिंदगी में कुछ करना नहीं रहा। और याद रखिए, बिना उद्देश्यपूर्ण जिंदगी किसी मतलब की होती नहीं है। प्रारंभ में उनका क्या सपना होता है कि यार बस कुछ भी करके मेरे घर वाले सेटल हो जाए, वो भी हो जाता है। फिर उस बात पर ध्यान नहीं जाता कि यार घर वाले सेटल हो गए, नहीं, फिर ध्यान क्या जाता है, यार थोड़ी सी संपत्ति अच्छी होनी चाहिए, फिर वो भी हो जाए। फिर क्या जाता है, यार मेरे नाती पोती जो भी हैं उन सभी का अच्छे से विवाह हो जाए, वो सेटल हो जाए। यानी धीरे धीरे व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि महत्वाकांक्षा की जब अंतिम स्तर आता है, उस अंतिम स्तर के बाद में व्यक्ति सोचता है कि यार मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, खुद के बारे में सोचा नहीं। तो ये होता है स्वयं प्राप्ति। यहां से प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न 3 प्रकार के बनते हैं। पहला, आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था मेस्लो ने। आवश्यकता सोपान सिद्धांत के कितने यहां पर बातें बताई गई है? तो 5 बातें बताई गई है। सबसे निम्न बात कौन सी है? जो सबसे नीचे की ओर होती है वो होती है भौतिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा का मतलब या भौतिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य क्या? कि हमें वेतन मिल जाए, हमारे जॉब लग जाए, हमारा जो जीवन है वो सही तरीके से चलने लगे। और सबसे अंतिम विचारधारा कौन सी होती है? वो होती है स्वयं प्राप्ति। स्वयं प्राप्ति का मतलब जो हमने बचपन में, जो हमने एक उम्र में जिन सपनों को सोचा था, जिन्हें पूरे नहीं कर पाए, उन्हें पूरा करना। तो ध्यान रखना, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि आवश्यकता सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो के अनुसार आवश्यकता सोपान सिद्धांत के कितने चरण हैं? तो 5 चरण हैं। सबसे निचला चरण कौन सा है? तो भौतिक चरण है। और सबसे ऊपरी चरण कौन सा है? तो वो होता है आपका स्वयं की प्राप्ति, स्वयं की ग्रोथ करना। यहां तक की बातें क्लियर है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अभिप्रेरणा का चारा व छड़ी सिद्धांत। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, अन्य एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम जहां पर नीति शास्त्र जोड़ा जाता है, अभिप्रेरणा जो टॉपिक होता है। तो चारा और छड़ी सिद्धांत क्या कहता है? यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनाम तथा दंड। यानी यहां पर कर्मचारियों के लिए इनाम तथा दंड की जो व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा का चारा एवं छड़ी सिद्धांत। क्या मतलब है इसका? एक व्यक्ति हुए मैक्स ग्रेगर। मैक्स ग्रेगर ने एक सिद्धांत दिया, एक्स तथा वाई का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए एक्स एक व्यक्ति है और वाई भी एक व्यक्ति है। एक्स कैसा व्यक्ति है? एक नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये कर्मचारी है। और ये कर्मचारी क्या करता है? ये दिन भर जब अपने ऑफिस में रहता है तो ये सोचता है कब मेरी छुट्टी होगी, कब मैं घर जाऊंगा। इसे काम करने से मतलब होता नहीं है। वही जो वाई कर्मचारी है, ये अपने ऑफिस में अपने काम से बहुत प्यार करता है, अपने काम से बहुत शिद्दत रखता है। इसके मन में नए नए आइडिया आते हैं। इसके मन में यही चलता है कि कैसे मैं स्वयं की ग्रोथ पर कर पाऊं, कैसे इस कंपनी की ग्रोथ कर पाऊं। तो है दोनों कर्मचारी, लेकिन दोनों के मन में आप क्या देख पा रहे होंगे? एक से एक व्यक्ति, एक कर्मचारी है जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति का है, इसे काम करना पसंद नहीं है, अर्थात ये आलसी व्यक्ति है और इसे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके मन में कुछ भी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा आलसी बन रहता है। इसका मतलब बस उसे सैलरी मिलती रहे। वाई क्या कर रहा है? वाई आलसी नहीं है। वाई के मन में नए नए विचार आते हैं जो कि कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं और वाई अपने काम को बहुत शिद्दत से करता है। तो सोचकर देखिए, एक ही कंपनी के 2 कर्मचारी, अगर एक्स और वाई ये दोनों हैं, तो इसमें कंपनी किस कर्मचारी के साथ ज्यादा ग्रोथ करेगी? तो आप कहेंगे सर वाई के साथ। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जब एक्स और वाई दोनों इस कंपनी में हैं, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि अगर ये वाई ऐसे ही काम करता रहे तो इसे लगातार प्रेरित करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए क्या करना होगा? और वहीं पर अगर मैं एक्स की बात करूं तो इसके लिए क्या करना होगा कि इससे कैसे काम कराया जाए? अधिकांशतः अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से काम कैसे कराया जाए। आपको पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन आपसे कैसे पढ़वाया जाए, यही अभिप्रेरणा होती है। तो आखिर एक बात बताइए, इस एक्स को कैसे ठीक किया जाए? तो फिर यहां पर मैक्स ग्रेगर ने कहा कि अगर आप इस व्यक्ति को दंड दे दें, दंड कैसा कि इसकी सैलरी 50,000 थी, इसकी सैलरी को 40,000 कर दीजिए। अगले दिन से इसके सपने टूट जाएंगे, इसका आलस टूट जाएगा, इसके मन में विचार आने लगेंगे, ये काम करने लगेगा। इसका मतलब अगर इसे दंड दे दिया जाए तो ये काम शिद्दत से करने लगेगा, इसका आलसीपन खत्म होगा। वही है जो वाई व्यक्ति है, जो नए नए विचारों से भरा रहता है, अपनी कंपनी के प्रति जुझारू रहता है, इसके लिए क्या किया जाए?
तो मैक्स ग्रेगर ने कहा कि वाई को क्या करना है, इस वाई को उपहार दीजिए। इसकी सैलरी अगर 50 है तो इसकी सैलरी मान लीजिए 5000 और बढ़ा दीजिए और इसे कंपनी की तरफ से अवार्ड दीजिए, इसे नई उपलब्धियां दीजिए। तो इससे होगा क्या कि इस व्यक्ति के मन में आएगा कि यार अगर मेरे मन में नए विचार आते हैं और मैं कंपनी के लिए इतना प्रयत्नशील रहता हूं तो मेरे काम को देखकर कंपनी भी मुझे प्रोत्साहित करती है, मुझे भी नए नए इनाम देती है और परिणाम ये निकलता है कि वाई अपने काम को और शिद्दत से करता है। यानी एक्स को सुधारने के लिए दंड देना जरूरी है और वाई को लगातार ऐसे ही काम करने के लिए उपहार देना जरूरी है। तो यहां पर चारे का मतलब क्या है, यानी उसे उपहार देना, और छड़ी का मतलब क्या है, उसे दंड देना। तो प्रश्न क्या पूछा कि अभिप्रेरणा का चारा एवं छड़ी सिद्धांत संबंधित है इनाम तथा दंड से। सीधी सी बात है, यानी इनाम चारा से संबंधित हो गए और छड़ी दंड से संबंधित हो गए। तो कर्मचारियों को इनाम तथा दंड देना। अब यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत भी था और मैक्स ग्रेगर का वाई सिद्धांत भी था, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ आंसर? क्योंकि मैक्स ग्रेगर ने एक्स और वाई दोनों सिद्धांतों को दिया है। अगर यहां पर आता है कि अभिप्रेरणा का छड़ी सिद्धांत संबंधित है तो फिर हम आंसर लगाते मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दंड देना जरूरी है। और अगर आता है कि अभिप्रेरणा का चारा सिद्धांत संबंधित है तो वाई सिद्धांत लगाते, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार काम में प्रयत्नशील रहता है। यहां तक की बातें क्लियर है। अगला आता है स्वास्थ्य सिद्धांत जाना जाता है। एक व्यक्ति हुए हर्जबर्ग ने एक सिद्धांत दिया, स्वास्थ्य सिद्धांत, जिसे हम हाइजीन सिद्धांत भी कहते हैं और इसे ही हम आरोग्य सिद्धांत के नाम से या आरोग्य घटक के नाम से जानते हैं। क्या है स्वास्थ्य सिद्धांत? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है दो घटक सिद्धांत, इसे द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं। तो स्वास्थ्य सिद्धांत अगर प्रश्न पूछा जाता है या हाइजीन सिद्धांत पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा दो घटक सिद्धांत। और हर्जबर्ग एक विद्वान हुए, इन्होंने इस सिद्धांतों को दिया। क्या है स्वास्थ्य सिद्धांत? देखिए, द्विघटक सिद्धांत का मतलब यह है कि इसमें दो घटक होंगे या दो कारक होगा। पहला कारक होता है आरोग्य कारक और दूसरा कारक होता है अभिप्रेरित कारक। अभिप्रेरित क्या बताता है स्वास्थ्य सिद्धांत? जैसे मानकर चलिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कंपनी में जब आप काम करेंगे तो इस कंपनी के बदले आपको सैलरी या वेतन नहीं देंगे या एक महीने का वेतन आपका काट लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर इस व्यक्ति का एक महीने की सैलरी, एक महीने का वेतन इसे नहीं दिया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, ये व्यक्ति संतुष्ट होगा। ऑप्शन बी, असंतुष्ट होगा। ऑप्शन सी, इसके मन में संतोष का भाव आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर वो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात बताइए, एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है और कंपनी में काम करने के साथ ही उसे सैलरी दी जाती है, तो अब क्या वो व्यक्ति संतुष्ट होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर संतुष्ट होगा। तो यहां पर भी आपका आंसर गलत है। उदाहरण के लिए कैसे समझना है, एक व्यक्ति है जब वो किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी में काम करने के लिए वो ये मानकर चलता है कि अगर मैं इस कंपनी में काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। अगर उसे सैलरी दी जाती है तो वो संतुष्ट नहीं होता। आपने कई बार सुना होगा, यार मैं इस कंपनी में काम करता हूं फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उस कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूं तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, मुझे पैसे दी जाए, मुझे सैलरी दी जाए। इसका मतलब क्या है कि आरोग्य घटक वो घटक होते हैं, वो कारक होते हैं जिसमें व्यक्ति को अगर यहां पर चीजें नहीं मिले तो वो असंतुष्ट हो जाता है। सॉरी, अगर उसे चीजें मिले, मान लेते हैं वस्तुएं जो सैलरी मिले, तो वो संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। और अगर उसे चीजें दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होता। समझ रहे हो आप? जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए यही कोर्स में आपको बेचता या कहता, मान लीजिए मैं आपको पेड कोर्स में ये चीजें बेचता या पेड कोर्स हम शुरू करते। अगर मैं पेड कोर्स में आपको सभी चीजें प्रोवाइड करता तो क्या आप संतुष्ट होते? आप कहते सर हम नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। और अगर मैं नहीं देता फिर आप संतुष्ट होते, तो फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते। यानी ऐसी चीजें जिन्हें देने से संतुष्टि नहीं मिलती और जिन्हें न देने से असंतोष बढ़ जाता है, संतुष्टि नहीं बल्कि असंतोष। यानी आपका कार्य था, आपकी जिम्मेदारी थी सर अभिप्रेरणा के बारे में बताना, आपने नहीं बताया तो हमारे मन में असंतोष है। यहां तक की बातें क्लियर है। तो फिर अभिप्रेरित घटक क्या है? अभिप्रेरित घटक का मतलब यह होता है कि
मान लीजिए एक व्यक्ति है, अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यानी जिन्हें देने से यहां पर व्यक्ति, जिन्हें नहीं देने से व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होता और जिन्हें दे दिया जाता है तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। यहां पर बातें थोड़ी सी उल्टी है। जैसे मानकर चलिए एक कंपनी है, कंपनी में एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी बैठा हुआ है या कुछ भी कार्य कर रहा है, तो मालिक आकर सीधे उस कर्मचारी से बात करने लगे, बताइए घर पर कैसी दशाएं हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस कर्मचारी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मेरा मालिक मुझसे ऐसे बातें करेगा और मेरे से मेरी हालत के बारे में पूछेगा, मेरी परेशानियों के बारे में पूछेगा। सोचकर देखिए अगर उस व्यक्ति से ऐसी परेशानियां पूछ ली जाए तो वो उस व्यक्ति का उसके मालिक के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कई विद्वानों ने यहां पर यहां तक कहा है कि अगर किसी कर्मचारी से किसी कंपनी में सही से काम कराना है तो उससे व्यक्तिगत भावनाओं का लगाव होना चाहिए, उससे अटैचमेंट रखिए, उससे आप मतलब एक अच्छे तरीके से बर्ताव कीजिए। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को रोबोट की तरह समझे। तो स्वास्थ्य सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ घटक ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप पूरा कर देते हैं तो व्यक्ति के मन में संतुष्टि नहीं आता, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं करते हैं तो उनके मन में असंतोष आ जाता है। जैसे मैंने सैलरी की बात की, जैसे कि आप उन्हें परिवहन की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं, अगर किसी कर्मचारी को आप परिवहन की सुविधा दे दे, उसे वेतन दे दे, तो क्या वो संतुष्ट होगा? फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में रहेगा यार मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मुझे ये सुविधाएं और मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इस कर्मचारी, अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे वेतन नहीं मिले, उसे सैलरी नहीं मिले, उसे परिवहन सुविधा नहीं मिले तो वो असंतोष हो जाएगा कि अरे यार इन्हें तो ऐसा करना था, इन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं अभिप्रेरित सिद्धांत क्या कहता है कि अगर इन्हें नहीं दिया तो कोई परेशानी नहीं, हम संतुष्ट है, हमें असंतुष्टि नहीं होगी, लेकिन आपने उन चीजों को दे दिया। जैसे कि मानकर चलिए कि जो कंपनी का मान लेते हैं, जो मालिक है, कंपनी के मालिक ने कहा कि देखिए, किसी व्यक्ति से कहा, किसी कर्मचारी से कहा कि अपनी कंपनी में जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितने भी पैसे आएंगे, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, आज से तुम उस काम को देखोगे। तो सोचकर देखिए उस कर्मचारी के मन में क्या भाव आएगा। वो सोचेगा कि मेरे मालिक ने अगर मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आज से इस कंपनी के प्रति ही मैं समर्पित हो जाऊंगा, यदि वो अभिप्रेरित हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक दो घटक होते हैं जो स्वास्थ्य सिद्धांत से संबंधित है, और हर्जी वर्ग ने इस सिद्धांत को दिया जिसे हम दो घटक सिद्धांत, ये जो हमने आरोग्य घटक लिखा था इसे ही स्वास्थ्य सिद्धांत कहते हैं, इसे हाइजीन सिद्धांत कहते हैं, जिसे न मिलने पर व्यक्ति असंतोष या असंतोष की भावना उसमें आ जाती है और मिल जाए तो उसमें संतुष्ट होता नहीं है। तो प्यारे साथियों बताइएगा कैसी लगी ये क्लास। सही लगती है तो हम रेगुलर रखेंगे, नहीं लगती है तो न मेरी ना आपकी, दोनों की एनर्जी यहाँ पर बची रहेगी, फायदा दोनों का है। तो बेहतर ही होगा कि आपको कमेंट करके बताना चाहिए क्लास कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद।